वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं केमिस्ट्री की क्लासेज में। देखो, हमारे पास पिछली क्लासेज में बात चल रही थी CFT की, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की। तो उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देख ली होगी और आपके समझ में भी आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास व्हाट्सएप पे, मैंने उनको सॉल्व भी कर दिया है, ठीक है। और अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है वो सबसे ज़रूरी टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और जो आज पढ़ा रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हाँ, एक बात और, देखो अब तक मैंने जितनी भी क्लासेज लिए हैं उनको मैंने सीरीज वाइज प्ले लिस्ट बना के डाल दिया है, और उस प्ले लिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये तो आपको पता ही होगा, जैसे मैं डेली बोलता हूँ। तो वो सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, कल मैंने CFT के बारे में बताया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए, है ना। मैंने आपको ये बताया था कि जब कक्षकों का विभाजन होता है, जब ऑर्बिटल्स की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, यानी कि कुछ ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी वाले हो जाते हैं और कुछ लोअर एनर्जी वाले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लिगैंड धातु के पास आता है। इसको वापस से नहीं बताना चाहिए मुझे, अगर आपको देखना है तो वो वापस से वीडियो में देख लेना। बस अभी मैं इतना बता रहा हूँ कि जब लिगैंड धातु के पास आता है तो कुछ कक्षक उच्च ऊर्जा वाले और कुछ कक्षक निम्न ऊर्जा वाले हो जाते हैं। कौन से? डी कक्षक, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा या एनर्जी बाहर निकलती है, जिसको हम बोलते हैं CFSE या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, कुछ भी नाम से हम इसको बोल सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो CFSE है इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, तो आप में से जो भी लोग पेन पेंसिल रजिस्टर के साथ बैठे हैं अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो भी ले आइए। और जो आप ये फालतू के काम कर रहे हैं, कोई अपने भाई बहनों को पीट रहा है, कोई अपना सिर खुजाल रहा है ऐसे, तो वो बंद कीजिए और एक रजिस्टर और एक पेन लेके बैठेगा, क्योंकि मैं आपको जो क्लास आज कराना चाहता हूँ मैं आपको यहीं की यहीं सोल्व कराऊंगा, ठीक है। और इसमें से कुछ चीज़ें, कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ वैल्यूज़ आपको निकालनी है, ठीक है। और अगर वो नहीं निकल के आए तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वो वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो इस क्लास को देखने से पहले आपको ज़रूर एक रजिस्टर और एक पेन की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं पहले अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSE की। ऑक्टाहेड्रल आपको पता ही है, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है? देखो, हमारे पास डी कक्षक थे जिनकी स्प्लिटिंग हुई पड़ी थी, आपको दिख रहे होंगे डी कक्षक। अब डी कक्षक दो भागों में बढ़ जाते हैं, उच्च ऊर्जा वाले में और निम्न ऊर्जा वाले में बढ़ जाते हैं। क्लियर है? अब देखो, जब डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं कुछ ना कुछ, जब डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में भरे जाते हैं, सबसे पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी नियम पढ़ा होगा, 11th 12th में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। सिंपल सा नियम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे निम्न ऊर्जा वाले कौन से हैं? ऑक्टाहेड्रल में T2G ऑर्बिटल निम्न ऊर्जा वाले हैं, लोअर एनर्जी वाले हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो, हमको निकालनी है क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या? देखो, मैंने जब स्प्लिटिंग की थी, देखो इस फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने जब स्प्लिटिंग की थी तो नीचे के लिखा था -0.4,
ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया -0.4, इसको मल्टीप्लाई कर दिया n से। आप कहेंगे n क्या है, n जितने इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में भरे जाएंगे वो है। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, फिर निकालते कैसे हैं मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, तो n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन किस में, T2G वाले कक्षकों में, नीचे वाले ऑर्बिटलों में। देखो समझ में नहीं आ रहा हो तो एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन क्लास को स्किप मत करना। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा और आप खुद अपने हाथ से करोगे, इसलिए रजिस्टर और पेन हाथ में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, -0.4 इंटू एन मल्टीप्लाई बाय एन। एन क्या है, जो हमारे पास T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होंगे वो, प्लस करके क्या है 0.6, ऊपर वाला भाग, ऊर्जा स्तर से ऊपर वाला भाग क्या था 0.6, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0.6 डेल्टा ओ, ऑक्टाहेड्रल के लिए O, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे n से, वो भी n है वो, लेकिन कौन से n है, जो Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है वो है, जो Eg ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है वो है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया -0.4 इंटू एन प्लस 0.6 इंटू एन Eg। ठीक है, अब देखो अगर अभी तक भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल देख के बिल्कुल 101% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, लोकेश सर की गारंटी है, लोकेश सर है तो क्या डर है। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं D1 के लिए। D1 का मतलब क्या है, हमारे पास d ऑर्बिटल है, 5 d ऑर्बिटल है, जिनमें हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें धातु आयन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक। D1 में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाएंगे। और नीचे कौन से कक्षक होते हैं, नीचे कौन से हैं, T2G कक्षक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, T2G में। मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल बना दिए, मैं इसमें नहीं बताऊंगा डायग्राम में, मैं इस वाले डायग्राम में बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने T2G कक्षक बना दिए 3 और 2 EG कक्षक बना दिए, इनकी बात कर रहा हूँ। तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, T2G कक्षकों में जाएगा। ठीक है, भेज दिया। अब हम यहां लगा देते हैं फॉर्मूला हमारे पास क्या है, -0.4 मल्टीप्लाई बाय एन। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल्स में, T2G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, हमने कर दिया 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 0.6। EG कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0 से। 0.6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। और -0.4 को 1 से करेंगे तो -0.4 आएगा, -0.4 डेल्टा O। तो ये हमारे पास क्या निकल के आई, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा निकल के आई, CF ऐसे निकल के आई। ठीक है, समझ में आया, सरल लगा, नहीं लगा तो एक बार और देख लीजिए, लेकिन ऐसे ही हमको और निकालनी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले की, D2 की। D2 यानी कि D कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भी नीचे वाले कक्षकों में आ सकते हैं। तो नीचे वाले कक्षकों में 1 और 2, T2G में हमने क्या भर दिए, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, हमने भर दिए। अब इसकी वैल्यू रखो, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, -0.4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लस 0.6 इंटू EG में कितने हैं, है क्या कोई इलेक्ट्रॉन, नहीं है, 0, तो उसको 0 से कर दिया। तो -0.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -0.8 डेल्टा O आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके लिए हो गया, D2 के लिए हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम D3 की। D3 में 3 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो तीनों इलेक्ट्रॉन नीचे आ सकते हैं, 1 2 3। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन किस में है, T2G में। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो
-0.4 मल्टीप्लाई बाय 3, -0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0.6 इंटू 0। ठीक है, यहाँ पे भी ईजी ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसलिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, -1.2 डेल्टा ओ, -1.2 डेल्टा ओ। ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई D3 के लिए। अब तक समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास आता है D4। देखो D4 में दो कंडीशन हो सकती है, D4 में दो कंडीशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे D4 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से सुनना बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब पहली कंडीशन में क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरें, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि T2G कक्षकों में पहले 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए और चौथा इलेक्ट्रॉन हम कहाँ ले जाएं, EG ऑर्बिटल में ले जाएं। ठीक है, कहाँ ले जाएं, EG ऑर्बिटल में लेके जाएं। तो EG ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे, CFSE का मान -0.4 मल्टीप्लाई बाय 3, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इलेक्ट्रॉन आ गया ना, इसलिए अब कर रहे हैं 1 से गुना। अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं था हमारे पास, EG ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसलिए हमने 0 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो मैंने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -1.2 आया, -1.2 आया, प्लस 0.6 आया। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने का मतलब क्या है, ये माइनस का है तो ये घट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा -0.6 डेल्टा ओ, -0.6 डेल्टा ओ। ये D4 की पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, ठीक है, अब एक कंडीशन तो ये हो सकती है, अब एक कंडीशन ये हो सकती, देखो एक कंडीशन ये हो सकती है कि, अगली कंडीशन देखते हैं, D4 के लिए देख रहे हैं ना, D4 के लिए एक कंडीशन ये हो सकती है कि हम T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरें। कैसे भरें, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, और फिर चौथा इलेक्ट्रॉन वापस से T2G कक्षकों में ही भरें, EG कक्षकों में नहीं भरें। आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ, पहले तो EG में भी चला गया था, अब EG में क्यों नहीं गया। देखो ये अलग अलग परिस्थिति के कारण होता है। कई बार इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो EG कक्षकों में चला जाता है, EG कक्षक हायर एनर्जी वाले हैं तो EG कक्षकों में चला जाता है, और जब नहीं मिल पाती तो वो T2G कक्षकों में ही रहता है। ठीक है, अगर ऊर्जा मिल गई तो वो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में जाएगा, और नहीं मिली तो वो यहीं रहेगा T2G ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो अगला ऑर्बिटल में किस में गया, T2G में। अब इसके लिए हम CFSE देखते हैं। ठीक है, CFSE देखते हैं, तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ, यहां पे हमारे पास सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन हुए, T2G में इलेक्ट्रॉन है, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -0.4 से, -0.4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 0.6, EG में कितना है, EG में अब है ही नहीं तो इसको 0 से, तो -0.4 इंटू 4 कितना आ गया, -1.6 डेल्टा ओ। ठीक है, एक बात और याद रखनी है, क्या, देखो जब भी आपके पास ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, यानी कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम एक युग्मन ऊर्जा और निकालते हैं, पेयरिंग एनर्जी और निकालते हैं। एक तरह की ऊर्जा होती है युग्मन ऊर्जा। ठीक है, आप तो सिर्फ इतना याद रख लो, जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, यानी कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो हम उसके लिए पाई लगाना है, हमको प्लस में पाई लगाना है हमको, और कुछ नहीं करना, प्लस में पाई लगा देना। ठीक है, अगर एक बार इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है तो एक बार पाई। ठीक है, अगर 2 बार इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है तो हम लगा देंगे 2 पाई, 3 बार हो जाता है तो 3 पाई, 4 बार हो जाता है तो 4 पाई, जितने बार होता है उतने पाई हम लगा सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, D4 की बात हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं D5 के। D5 में भी दो कंडीशन है, D5 में भी दो कंडीशन है। दो कंडीशन कैसे है, पहली कंडीशन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देते हैं, T2G में भरते हैं पहले 1 2 3, ठीक है, फिर उसके बाद EG में भरते हैं 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। अब हम CFSE में इसकी वैल्यू रखते हैं, तो CFSE में -0.6 -0.4, गलती से उल्टा बोल गया, -0.4 कितने से मल्टीप्लाई करूं, कितने से करूं, 3 से, है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, प्लस -0.6 मल्टीप्लाई कितने से करूं, कितने से, 2 से, तो यहां पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे कोई पाई तो है नहीं, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे पाई नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं, 1 मिनट, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं, D5 की बात हो गई है ना, D5 की दूसरी वाली कंडीशन और देखते हैं। D5 में क्या होता है, T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं 1 2 3, ठीक है, फिर अगला इलेक्ट्रॉन भी T2G में भरा जा रहा है, चौथा, और 5वां भी T2G में भरा जाता है। ठीक है, EG कक्षक हमारे पास पूरी तरीके से खाली है, पूरी तरीके से खाली है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास CFSE की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, -0.4 मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, प्लस 0.6, इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, 0 से, क्योंकि EG ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, और हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू निकल के आएगी वो लगभग आएगी 2 पाई। ठीक है, आपको यहाँ दिख रही होगी, वैल्यू में कोई डिफरेंस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल के देख लेना, अपने हाथ से निकाल के देखना। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे निकालेंगे वैल्यू को, D6 के लिए निकालेंगे। ठीक है, D6 में भी 2 कंडीशन निकालेंगे। पहले तो सबों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 1 2 3, T2G में भरेंगे पहले तो 1 2 3, ठीक है, फिर 4 5, फिर छठा इलेक्ट्रॉन वापस से T2G में भर जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई जिसमें हम D6 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और एक कंडीशन ये हो गई जिसमें हम T2G कक्षक में ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो D6 की वैल्यू निकल के आ जाएगी दोनों बार। ठीक है, जितनी भी निकल के आएगी आप निकाल के देखना। आपको क्या करना है, D6 की निकालनी है, फिर D7 की निकालनी है, D8 की निकालनी है, D9 की निकालनी है, D10 की निकालनी है। ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैंने D5 तक निकलवा दी है ना, आपको खुद अपने हाथ से निकालनी है। तो अब आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना। अब देखो, मैंने आपको जो चीज़ें बताई वो करनी कैसे है, वो करनी कैसे है, ध्यान से सुनना। आपका जो भी रजिस्टर है उसमें पहले तो आप नोट डालोगे, टॉपिक डालोगे, क्या, अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना, या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। उसमें आपको एक टेबल बनानी है, टेबल आपको यहाँ दिख रही होगी, टेबल बनानी है। टेबल में सबसे पहला कॉलम क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। दूसरा वाला आपको क्या लिखना है, दूसरे वाले में आपको, दूसरे वाले भाग में आपको लिखना है कक्षकों के बारे में, T2G और EG, यानी कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं आपको भर के दिखाना है। ठीक है, तीसरे में आप निकालोगे CFSE। CFSE किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। ठीक है, जो अभी हमने निकाली। उसके बाद चौथा जो बॉक्स है उसमें आप लिखोगे युग्मन ऊर्जा या पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी कब लिखोगे, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, तो आप वो लिखोगे यहाँ पे, क्लियर है। और लास्ट वाले में टोटल CFSE। टोटल CFSE का मतलब है जो हमारे पास
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकल के आई वो प्लस में अगर कोई पेयरिंग एनर्जी है, किसी में अगर पेयरिंग एनर्जी है, किसी में एक पेयर है तो 1 पाई, किसी में 2 पेयर है तो 2 पाई, 3 पेयर है तो 3 पाई। पेयर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे अब तक, ठीक है। तो ऐसे करके आपको D10 तक टेबल बनानी है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना है, एक बात का क्या ध्यान रखोगे कि कब हमारे पास 2 कंडीशन हो रही है, जैसे D4 में 2 कंडीशन थी, D5 में 2 कंडीशन थी, D6 में 2 कंडीशन थी, ठीक है। अब बाकी के ऑर्बिटल में आपको देखना है कहाँ कहाँ 2 कंडीशन बनती है और कहाँ कहाँ 1 कंडीशन बनती है। तो आपको ये सारे निकाल के दिखाने हैं। और अगर आपके निकल जाते हैं तो और आपको चेक करना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आप कि आपकी कितनी कितनी एनर्जी निकल के आई। मैं आपको कल इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और फिर हम एक नया टॉपिक भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसको अपने हाथ से निकाल के देखना है, ठीक है। बाकी का मैं आपको कल बताऊंगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।